हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भैरवा से पढ़ाई पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से अभी वर्तमान में वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं, वैदिक काल को पढ़ रहे हैं तथा इसके पिछले वीडियोज में हमने वैदिक काल का जो पहला कालखंड है, जिसे ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ा है तथा उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है, जो कि बार बार परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक काल के दूसरे भाग, जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, उसको देखेंगे तथा उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋग वैदिक काल जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि इतिहास का ये वह कालखंड है जब ऋग्वेद की रचना हुई, और इसका कालखंड जो है वो मूल रूप से 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का समय माना जाता है। हमने देखा है अपने पिछले वीडियोज में कि ऋग वैदिक काल में लोगों की जो सामाजिक स्थिति थी और जो उनका सामाजिक संगठन था वो किस तरह से था, लोग किस तरह से रहा करते थे तथा उनके रहने तथा उनके जीवन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। अब आइए उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह वैदिक काल का वह कालखंड है जब जो ऋग्वेद के बाद देखने को मिलता है। तो ऋग वैदिक काल के बाद के कालखंड को, अर्थात ऋग वैदिक काल के जो बाद का कालखंड है, जो कि वैदिक पीरियड से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो ऋग वैदिक काल के बाद के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं 1000 BC से लेकर के 600 BC तक माना जाता है। और इस दौरान आर्यों ने वैदिक सभ्यता को उत्तर भारत में कहीं ना कहीं विकसित करने का प्रयास किया। चूँकि हम जानते हैं दोस्तों कि ऋग वैदिक काल में सबसे पहले आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बसते हैं, जो कि अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र था, जो कि सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल की विशेषता यह है दोस्तों कि इस काल में जो आर्य थे उन्होंने जो वैदिक सभ्यता था उसका विकास कहीं ना कहीं उत्तर भारत में किया मूल रूप से। और उत्तर वैदिक काल में अगर हम इस सभ्यता के विकास का मुख्य केंद्र देखें तो वह मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। अर्थात उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता था या उसका जो उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र था वह क्या था, तो MP था, अर्थात मध्य प्रदेश था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, जिसको आप याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था, तो MP था। ये हम पॉइंट याद रखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल के पक्ष में हम दोस्तों कह सकते हैं कि यह इतिहास का वह कालखंड, अर्थात वैदिक सभ्यता का वह कालखंड या वैदिक काल का वह कालखंड जो ऋग्वेद के बाद अर्थात 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के बीच देखने को मिलता है, उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसका मुख्य केंद्र कहीं ना कहीं उत्तर भारत और मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी काल में ऋग्वेद के बाद के जो भी वेद थे, अर्थात सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए, इनकी रचना हुई। इसके साथ साथ इस काल में उपनिषदों की रचना हुई और ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना देखने को मिलती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वेद 4 हैं, जिसमें से ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, अर्थात 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच हुई है, जबकि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में हुई है। तथा उपनिषद, जिनकी संख्या 108 है, इनकी भी रचना कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में हुई है। तथा ब्राह्मण ग्रंथ, जिनकी संख्या 18 है, इनकी भी रचना उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चलिए उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत नाम के 2 कबीले हुआ करते थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैदिक काल के जो क्षेत्र हैं, जो सामाजिक संगठन था, उसमें सबसे पहले कुल हुआ करता था। कुल को हम लोग परिवार कह के संबोधित करते थे। तो कुल हुआ करता था तथा इससे जो थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था वो ग्राम हुआ करता था, जो कई छोटे छोटे परिवारों को मिला करके बनाया जाता था। ग्राम के बाद अगर हम देखें तो विष हुआ करता था, जिसके अध्यक्ष को या जिसके हेड को विस्पति कहा जाता था। तथा विष के बाद जो था वो जन था, जिसको कबीला कहा जाता था। तो कबीला ही उस समय का जो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन था वो हुआ करता था, जिसका राजा राजन होता था, मतलब जिसका जो हेड हुआ करता था वो राजन अथवा राजा हुआ करता था। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में 2 कबीले इसी तरह के हमको दिखाई देते हैं, एक पुरु और एक भरत नाम का। दोस्तों, हमने पढ़ा है कि यही जो जन था वो धीरे धीरे जब इसका आकार बढ़ने लगता है तो यही जनपद का रूप ले लेता है, और जनपद का आकार जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो गौतम बुद्ध के समय काल तक यह महाजनपद का रूप ले लेता है, जिनकी संख्या हमारे भारत में कुल 16 हुआ करती थी, जिसकी सूचना हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो यह महाजनपद का जो रूप ले लेता है, उसी तरह के 2 कबीलों का नाम था इसमें पुरु और भरत, और यही पुरु और भरत मिल करके एक बड़े महाजनपद का निर्माण करते हैं, जिसे कुरु कहा जाता है। तो कुरु जो महाजनपद था उसका निर्माण किन छोटे छोटे कबीलों को मिला करके हुआ था, तो पुरु और भरत।
तो ये पॉइंट एक याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुरु जो महाजनपद था वो किन किन कबीलों से मिलकर बना था, तो कुरु और भरत। उसी तरह से जो पंचाल महाजनपद हुआ करता था दोस्तों, वो तुर्वस और क्रीवी नामक दो छोटे छोटे कबीलों को मिला करके हुआ था, जिनका संबंध कहीं ना कहीं किस काल से है, तो वैदिक काल से है दोस्तों। इस काल में चूंकि लोहे की खोज हुई थी, इसीलिए कहीं ना कहीं लोहे से जुड़े हथियार बनाए गए तथा लोहे से बने रथ बनाए गए, जिस कारण उत्तर वैदिक काल से जुड़ी हुई जो सभ्यता थी उसको विस्तार करना, उसका फैलाव करना, ये बहुत ही आसान हो गया आर्यों के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, लोहे की खोज कब हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जिस कारण वैदिक सभ्यता को विस्तृत करना और उसका विस्तार करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि उस काल में लोहे की खोज के बाद उससे जुड़े हथियार बनाए गए तथा रथ की व्यवस्था की गई, जिस कारण इसका विस्तार जो था वो बहुत ही आसानी से किया जाने लगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऋग वैदिक काल में दो संस्थाएं हुआ करती थी, जिसमें सभा और समिति का नाम लिया जाता है, जिसको प्रजापति की दो पुत्री के रूप में कह के संबोधित भी किया गया है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में भी हमें इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर भी सभा और समिति नाम की दो संस्थाएँ काम किया करती हैं। हमने ऋग वैदिक काल में पढ़ा है दोस्तों कि जो सभा हुआ करती थी वो श्रेष्ठ और विद्वान लोगों की संस्था हुआ करती थी, जबकि समिति जो थी वो आम नागरिकों की संस्था हुआ करती थी। राजा का चुनाव करना तथा राजा को उसके पद से हटाने का जो जिम्मेदारी अथवा अधिकार था वो समिति के पास हुआ करता था। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इसका रूप हमें थोड़ा सा परिवर्तित देखने को मिलता है। यहाँ पर सभा जो थी वो स्थानीय अर्थात आम नागरिकों की सभा संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो एक केंद्रीय सभा या संस्था बन जाती है। जबकि ऋग वैदिक काल में जो सभा थी वो क्या थी, जो समिति थी वो आम नागरिकों की संस्था थी। यहाँ पर सभा जो थी वो आम नागरिकों की संस्था बन जाती है। समिति जो थी, जो कि वहाँ पर आम नागरिकों की सभा हुआ करती थी, यहाँ पर केंद्रीय संस्था बन जाती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रूप परिवर्तित देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं काम करती हैं। अच्छा, अब आगे का जो मेन पॉइंट है दोस्तों, हमने पढ़ा है कि ऋग वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो पशुपालन हुआ करता था, तथा पशुपालन के बाद अगर सेकेंडरी कोई व्यवसाय देखें तो वो कृषि हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तित ये देखने को मिलता है दोस्तों कि यहाँ पर कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय बन जाता है, जबकि पशुपालन जो है वो सेकेंडरी व्यवसाय बन जाता है। दोस्तों अथर्ववेद में एक जगह सभा को नरिष्ठा कह के भी संबोधित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरिष्ठा का संबंध किससे है, तो सभा से है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल अर्थात अथर्ववेद से है। तो इस पॉइंट को हम दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों याद रखेंगे कि ऋग वैदिक काल में जो समिति थी वो आम नागरिकों की संस्था हुआ करती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जो सभा है वो आम नागरिकों की संस्था है। ऋग वैदिक काल में जो सभा थी वो विशेष लोगों की अर्थात पढ़े लिखे श्रेष्ठ विद्वान लोगों की सभा हुआ करती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह आते आते समिति जो है वो एक केंद्रीय अर्थात पढ़े लिखे विद्वान लोगों की संस्था, श्रेष्ठ लोगों की संस्था बन जाती है। यहाँ पर जीवन का मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था, जबकि ऋग वैदिक काल में पशुपालन था। अथर्ववेद में एक जगह सभा को नरिष्ठा करके भी संबोधित किया गया है। तो इस पॉइंट को दोस्तों हम याद रखेंगे। आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जब किसी राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो वहाँ पर राजसूय यज्ञ कराया जाता था। तो राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का प्रावधान था, जो कि राजा कराया करते थे। इसके साथ साथ हम दोस्तों पढ़े हैं कि ऋग वैदिक काल जो था उस समय जो समाज का जो वर्गीकरण किया गया था वो उसके कहीं ना कहीं कर्म के आधारित पर था। मतलब अगर किसी व्यक्ति का कर्म ऐसा है कि उसे पंडिताई वगैरह की जानकारी है तो वो ब्राह्मण के ग्रुप में रखा जा सकता था। जबकि यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिलती है, जो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज है वो कहीं ना कहीं जन्म पर आधारित हो जाता है। यहाँ पर कर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को नहीं माना जाता है। तो जन्म पर हो जाता है, अर्थात अगर हम किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं तभी हम पूजा पाठ करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो समाज है वो जन्म आधारित देखने को मिलती है। जबकि ऋग वैदिक काल में समाज की अगर स्थिति हम देखें तो वहाँ पर समाज का जो वर्गीकरण किया गया था वो उसके कर्म के आधार पर किया गया था। तो इस पॉइंट को भी हम लोग दोस्तों याद रखें। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से ऋग वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत ही ज़्यादा चेंज समझ में आता है और बहुत ही परिवर्तित दिखाई देता है। समाज का रूप बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो चुका था उत्तर वैदिक काल आते आते। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो एक संस्था था गोत्र नामक संस्था, और एक आश्रम व्यवस्था का शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। गोत्र नामक संस्था जो थी दोस्तों, यह इस संस्था का यही काम था कि ये
बहिर्विवाह को सपोर्ट करती थी। बहिर्विवाह को सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि अगर दो लोगों का गोत्र एक ही है तो उनके बीच विवाह नहीं हो सकता है, और इसी का यही काम करती थी गोत्र नामक संस्था कि ये अंतर गोत्र विवाह को रोकने का काम करती थी तथा बहिर्विवाह को सपोर्ट करने का काम करती थी, बढ़ावा देने के काम करती थी। अर्थात एक ही गोत्र के बीच में विवाह नहीं हो सकता है, यह गोत्र नामक संस्था का कहना था। जबकि आश्रम व्यवस्था का वर्णन या आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। आश्रम व्यवस्था दोस्तों यह वह व्यवस्था था जब शिष्य जो थे वो अपने गुरु के साथ आश्रम में रह करके विद्या ग्रहण किया करते थे। तो इन दोनों ही संस्थाओं की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। दोस्तों हम पढ़े हैं कि ऋग वैदिक काल में जो सबसे लोगों के जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र हुआ करते थे, जबकि यहाँ पर जो सबसे प्रिय देवता बन जाते हैं वो प्रजापति बन जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में लोगों के जो सबसे प्रिय देवता बनते हैं वो प्रजापति बनते हैं, जिनको सृष्टि के रचयिता के रूप में लोग देखते थे। तो प्रजापति को यहाँ पर प्रिय देवता के रूप में संबोधित किया जाता है, जबकि ऋग वैदिक काल में इंद्र को प्रिय देवता माना जाता था। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर षड दर्शन का भी प्रमाण देखने को मिलता है। तो षड दर्शन का जो बीजारोपण था वो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में हुआ। षड दर्शन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं 6 प्रकार के अलग अलग दर्शन है, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा और वेदांत दर्शन है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में जिन षड दर्शनों की रचना हुई उसमें सबसे प्राचीन कौन सा दर्शन है, तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन को माना जाता है, जिसका शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगर उत्तर वैदिक काल में हम देखें दोस्तों तो एक पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पर हल को सीरा कह के संबोधित किया गया है, जबकि हल रेखा को सीता कह के संबोधित किया गया है। दोस्तों जब हम हल से ज़मीन की खुदाई करते हैं, जब ज़मीन की जुताई करते हैं, तो उसमें जो हल में जो लोहे वाला पार्ट होता है जिससे जुताई का काम किया जाता है उसे हम लोग हल कहते हैं, और इसे ही उत्तर वैदिक काल में सीरा कहा गया है। जबकि जुताई करते समय हल के माध्यम से जो रेखा बनती है, जुताई करते जब हम लोग आते हैं तो जो रेखा बनती है उस रेखा को हम लोग हल रेखा कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल में इसे सीता कह के संबोधित किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा, जबकि हल रेखा को जो उसे लाइन बनती है उसे सीता कह के संबोधित किया गया है। दोस्तों अगर हम इसमें एक जुड़ा हुआ एक अन्य पॉइंट देखें तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम नाम के 2 अलग अलग मुद्रा की इकाइयां दिखाई देती हैं। तो निष्क और सतनाम क्या थी, तो ये उत्तर वैदिक काल से जुड़ी हुई मुद्रा की 2 इकाइयां थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में इनके भार को लेकर के, इनके वैल्यू को, इनके मान को लेकर के तथा इन सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब उत्तर वैदिक काल में ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया है कि ये जो निष्क और सतनाम जो सिक्के हैं इनका मूल्य क्या होगा, इसकी आकृति किस तरह की होगी या इसका भार कितना होगा, इस चीज़ को लेकर के हमें कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। बस इतना समझ में आता है कि यहाँ पर निष्क और सतनाम नाम की 2 मुद्रा की इकाइयाँ हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। दोस्तों तो ये भी आप याद रखेंगे कि सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के किस नगर में पकी हुई ईंटों का प्रयोग देखने को मिलते हैं, तो वो कौशाम्बी में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम याद रखेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। वेदों को बेहतर तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इसके साथ साथ उपनिषद की संख्या 108 और महापुराणों की संख्या 18 तथा ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कहीं ना कहीं 18 बताई गई है, जिसकी रचना कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि किस तरह से ऋग वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो समाज सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय दिखाई देती है, जिनकी स्थिति कभी ऋग वैदिक काल में बहुत ही सम्मानजनक हुआ करती थी। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए जो अन्य पॉइंट्स हैं जो अभी बच गए हैं उनको कवर करेंगे, और इस पूरे वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों इतिहास का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इतिहास के अगले कालखंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।